जी सर एक क्वेश्चन पूछना। जी जी, पूछिए। सर एक पेशेंट का केस डिस्कस करना था, प्राइमरी ग्रेविड है और सर 30 वीक्स ऑनवर्ड जो है ना वो फीटल ग्रोथ 30 वीक्स में सर स्टैटिक ग्रोथ है। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो है वो नॉर्मल है। तो हाँ, सर ऐसे पेशेंट को यानी ग्रोथ स्कैन्स पे भी अगर स्टैटिक ग्रोथ रहे 30 वीक्स ही रहे तो सर टाइम ऑफ डिलीवरी फिर क्या होगा? उसका आप नंबर वन उसको दाखिल कर लेंगी। नंबर दो, चूंकि ग्रोथ स्टैटिक है, उसके दाखिल होके मॉनिटरिंग फॉर सीटीजी, फीटल हार्ट और डॉपलर ये होनी चाहिए। और दैट विल डिसाइड कि उसको कब डिलीवर कर दिए। वो डेकाट्रॉन लगा दें उसको, नंबर वन। नंबर दो, दाखिल करें। नंबर तीन, इंटेंसिव fetal monitoring, which includes CTG daily and ultrasound twice a week, Doppler उसके साथ ही, and that will decide कि उनमें अगर वो ठीक हैं, स्टैटिक हैं, तो मे बी यू कैन वेट अनदर वीक। लेकिन वीक के बाद भी अगर ग्रोथ एज यू से स्टैटिक, फिर उसको मैं डिलीवर कर लूंगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई चेंज है इन तीन चार चीजों में, तो फिर पहले डिलीवर कर देंगे। मेरा जवाब ये है कि नंबर वन उसको दाखिल करो, नंबर दो क्लोज फीटल मॉनिटरिंग करो, नंबर तीन एक हफ्ते बाद री इवेलुएट करो। अगर वाकई स्टैटिक ग्रोथ है, इट्स नॉट ग्रोइंग, तो फिर अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है, एक्सपोजिंग द बेबी टू द रिस्क। फिर मैं डिलीवर कर लूंगा। लेकिन एक हफ्ते से पहले अगर किसी दिन सीटीजी चेंजेस हैं, डॉपलर बता रहा है रिवर्स फ्लो हो गई है, और फिर मैं उसको पहले डिलीवर करूँ। डू यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस सर, थैंक यू वेरी मच। ये मतलब अगर स्टैटिक ग्रोथ है, उसको ये कहना कि जी मैं मॉनिटरिंग करके 40 वीक्स तक लेके जाऊंगी, दैट्स नॉट राइट। जो कि बेबी इज नॉट ग्रोइंग, तो उसका फायदा क्या है? तो आई विल गिव अ जी वीक सर। क्लोज मॉनिटरिंग, ताकि पक्का हो कि वाकई ग्रोथ नहीं हो रही, फिर हम उसको डिलीवर कर लेंगे। अगर एक हफ्ते में लगा कि बेबी हैज ग्रोन, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रखेंगे अंदर। जी सर ठीक है, थैंक यू। आपके सुपरवाइजर ने क्या कहा? हाँ सर, इसी तरह से मैनेज हुआ था असल में सर। पेशेंट का लाइकर डॉपलर सीटीजी सब नॉर्मल आ रहा था। तो फिर सर उसको मॉनिटर करके फिर 37 पे डिलीवर किया। ना ना, जब बेबी ग्रो नहीं कर रहा, जी। तो 34 और 37 में क्या फर्क है? जी सर बल्कि यही क्वेरी थी कि हाँ जी। यू आर एक्सपोजिंग द बेबी टू द रिस्क ऑफ IUD। दैट्स वाई मैंने कहा यस सर। जी क्लोज सर ठीक है। मॉनिटरिंग। और रह गया कि मैंने कहा 34 से 35 पे डिलीवर करेंगे। आपने कहा मैं 40 वीक पे। मुझे ये बताइए, व्हेन द बेबी इज नॉट ग्रोइंग, 34 से 40 ले जाने का फायदा क्या है? फायदा जीरो है। जी और सर। रिस्क वो है, रिस्क है। रिस्क है। तो इसलिए मैं, आप कह दीजिए, if the baby is not growing, no fun in keeping the baby in for another 6 weeks. सर सर। सर हाँ, एक मिनट। सर तब आपके उस क्रिटिसिज्म के लिए मैंने कहा मैं एक हफ्ता क्लोज मॉनिटरिंग करूंगा, देखूंगा बेबी ग्रो करता है तो फिर जारी रखूंगा, अगर ग्रो नहीं करता फिर नो फन। सर ठीक सर है सर। ये सर सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँ सर। जो RCOG की गाइडलाइन है हाँ, IUGR की, उसमें लिखा हुआ था कि अगर SGA है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 39 पे डिलीवर कराएं सर। तो
मतलब वो जो गाइडलाइन पड़ी थी 2024 की। देखिए, आपने SGA बोला, स्टैटिक ग्रोथ नहीं बोली। दैट मीन्स स्मॉल जी फॉर सर। एज, बट द बेबी इज जी ग्रोइंग। सर। जी वो सर। small है बट ग्रोइंग, SGA। वो तो सर इसे वो स्टैटिक ग्रोथ कैसे डायग्नोज करेंगे? स्टैटिक ग्रोथ का पता कैसे चलेगा? बायोमेट्री करेंगे और वो इट विल शो वेदर बेबी इज ग्रोइंग और नॉट। मतलब सेम बायोमेट्री आएगी, फाइंडिंग्स हाँ, सेम आएंगे? फाइंडिंग्स मतलब बायोमेट्री के सेम आएंगे मतलब अल्ट्रासाउंड पे? अल्ट्रासाउंड पे ना वो अगर ये लेट्स से यही बेबी SGA है, स्मॉल फॉर जेस्टेशन, वो उसकी ग्रोथ जारी रहेगी। वो अपनी एज के हिसाब से वजन उसका होना चाहिए था लेट्स से 5 पाउंड, और उसका वजन आया है 4 पाउंड। आप और मेजरमेंट के हिसाब से उसकी जेस्टेशन पीरियड बनता है 34 वीक्स, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से बनता है 30 वीक्स। बाकी सब कुछ ठीक है, लाइकर ठीक है, सब कुछ ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। स्मॉल फॉर और जेस्टेशन एज इन इंडिया पाकिस्तान नॉर्मल है बाबा। हमारे वहाँ की एवरेज ग्रोथ है 7.5 पाउंड, 7 पाउंड। हमारी एवरेज सर ग्रोथ 6 पाउंड। सर स्टैटिक ग्रोथ का कैसे पता चलेगा? तो वही स्टैटिक तो ग्रोथ। मॉनिटर करेंगे आप। मैंने कहा ना, एक हफ्ता देखो, अगर ग्रो कर रहा है कंटिन्यू, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज विल बी ग्रोइंग। यस उस सर। उसकी बायोमेट्री एक हफ्ता 2 हफ्ते बाद फर्क होगी, वो ग्रो कर रहा है। यस सर। ये इसको कहते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। वो IUGR है। ये आप आज जाके गौर से पढ़िए, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। उसकी वजह एथनिसिटी है, उसकी वजह अंडर नरिश मदर है, उसकी वजह इस तरह की है, बट द बेबी विल कंटिन्यू टू ग्रो। वो है स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। वो जो स्टैटिक हो जाएगा वो है IUGR, इंटर यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। उसकी रिस्ट्रिक्शन आ गई, ग्रो नहीं कर रहा। ये तो बड़ा मैं जो आज टॉपिक करने वाला था, फीटल अनोमलीज, उसमें शुरू में ही अच्छा हुआ आप लोगों ने ये कर दिया। इट्स रेलेवेंट टू प्रेजेंट टॉक कि एक बच्चा जो छोटा है, अपनी डेट के हिसाब से डेट्स बनती हैं 34 वीक्स, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो 30 वीक्स है। उसकी दो पॉसिबिलिटी थी, या वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज है या IUGR। अगर वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज है, हफ्ते बाद उसकी मेजरमेंट्स बेहतर होंगी। इट मीन द बेबी इज बिहाइंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ, लेकिन वो ग्रो कर रहा है। उसको तो वॉच करना है, बस ऑब्जर्व करना है। तो उसको ले जाइए 40 वीक्स पर। लेकिन एनी वन विच इज नॉट ग्रोइंग, वो है IUGR। उसकी क्लोज मॉनिटरिंग, एंड दैट मॉनिटरिंग मैंने नाम ले दिए उनके 3-4, CTG, लाइकर, अल्ट्रासाउंड, बायोमेट्री में दैट मीन्स डॉपलर, ये सारी चीजें ये इस्तेमाल करके देखेंगे। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, फिर वो IUGR है। वो दैट विल स्पेशली बी इंटरेस्टेड इन डॉपलर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, और उसमें देखेंगे कि रिवर्स फ्लो तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर दैट इज इंडिकेशन के बेबी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही। देन वी डिलीवर, देन वी डिपेंडिंग अपॉन नियोनेटल केयर अवेलेबल। चले, यहाँ पे फरियाल बात करने वाली थी। ये आज हेलो हम, अस्सलाम वालेकुम। जी,
आज हम फीटल अनोमलीज की बात करने वाले हैं। तो पहला जी केस सर। आसान है। जी सर। पेशेंट की एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा, जी सर। 30 वीक्स पे पहली दफा आपके पास आई और उसको पॉलीहाइड्रेमिया से आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डबल बबल रिपोर्ट लिखा। परमा दी, दोहरा दूं के सर मैं रिपीट करती हूँ। A 25-year-old lady, she is primary gravida, 30 weeks of gestation. At her first scan, it shows polyhydramnios and double bubble sign. Okay, sir. After greeting my patient and after mutual introduction, I will ask remaining biodata, including education, occupation, and marriage since. I will ask about her blood group and whether it is a cousin just marriage or not, and whether she has conceived spontaneously or after ovulation induction. After that, I will ask about her last menstrual period and regularity of menstrual cycle, and then I will confirm about her from the first trimester whether she had taken folic acid or not, and for what duration she had taken folic acid. Then I will ask about her any history of the fever, flu, rash in this pregnancy, and also inquire about any history of the polyuria, polydipsia, polyphagia, and then I will ask about her data scan, which was after that I will inquire about her anomaly scan when it was performed, and whether it shows any abnormality in the anomaly scan, and then after the anomaly scan I will ask about her further about her history of the polyuria, and from what gestation she started to have any symptom, whether she have been investigated for about any history history of the diabetes mellitus, medical diabetes mellitus, and whether it was diagnosed or not in this pregnancy, and and also I will inquire about history of the hypertension and asthma and TB and congenital heart disease and thyroid abnormality. I will also ask about the surgical, any previous surgical history, any family history of diabetes mellitus, hypertension, or any congenital abnormality in the baby in the maternal or paternal line. I will inquire about her smoking history and history of alcohol intake, any drug history, whether she's taking methotrexate or whether in the medical history I will also inquire about the epilepsy and whether she is taking any anti-epileptic drug or not. After that, I will ask about her socioeconomic history, and then I will perform her general physical examination. In that, I will calculate her BMI, and after that, I will perform her. I will check for the pallor, and चल and एक मिनट, आपने सारी हिस्ट्री जो इतनी लंबी बोली, आपने 8 मिनट में से 5 मिनट हिस्ट्री पे गुजार दिए। तो इसमें से निकाला क्या? बार बार आपने डायबिटीज पूछा, बार बार हमने फ्लू पूछा, फॉलिक एसिड पूछा, और हार्ट डिजीज, थायराइड डिजीज, एस्थमा। my influence was about on the my मैं influence was on the diabetes. जी जी डायबिटीज, सर। ये डायबिटीज घूम फिर के आपने फैमिली में भी पूछी, और उसको सीधा क्वेश्चन डायबिटीज भी किया, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया भी बोला। डायबिटीज को घूम फिर के आपने बहुत घुमाया। मैं आपसे सिंपल जी सर। ये पूछता हूँ, मैं बार 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 कहता हूँ कि जो आपको डेटा दिया गया है उसको जरा गौर से देख लो। जी सर। इसमें शी इज एट 30 वीक। आप गौर फरमा दीजिए। इसमें जो क्या बातें बताई गई हैं, आप मैं वापस सर ले, ये मैंने क्या बात बताई है जो आपको लगता है कि वो कोई इंडिकेट कर रही थी, कुछ कर रहा था?
सर ये है कि इसका इंसिडेंटली या हमें जो है 30 weeks we have been diagnosing, we came to know that she has polyhydramnios and there is a double bubble sign जी which बस is showing there is a congenital abnormality. ये There is a duodenal atresia. रुकिए रुकिए रुकिए, ये 3 बातें मैंने बताई हैं आपको। चौथी प्राइमरी ग्रेविटा को पीछे चली जाती है चूंकि उसके बाद अगर जी सर। तो फिर मैं कहता हूँ 3 बातें मैंने बताई हैं। 30 वीक्स पे है, जी सर। रेमनियोस है उसको, और अल्ट्रासाउंड पे डबल बबल है। जी सर। अब ये 3 बातों से आपको क्या लगता है, क्या आपके क्वेश्चन का फोकस क्या होना चाहिए? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज पे होना चाहिए मेरा फोकस। कौन सी कंजेनिटल एनोमली? यही तो है। सर ड्यूडिनल एट्रेजिया। हाँ जी, ठीक बोला आपने, सर बोलिए। हाँ, जी सर, उस पे होना चाहिए ट्रेक्योइसिफिक, बट ना डबल बबल साइन shows the duodenal atresia. The baby has duodenal atresia. That is why the baby is developing polyhydramnios. ड्यूडिनल प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यूडिनल एट्रीजिया या उसमें कोई ड्यूडिनम में प्रॉब्लम। अब जी क्या सर। आपको पता है कि ये ड्यूडिनल एट्रीजिया क्रोमोसोम लिंक्ड है, कोई डेफिशिएंसी लिंक्ड है, इंसिडेंटल है, क्या है? कोई इन्फेक्शन सर से होता है, क्या है? डाउन incidental and इंसिडेंटल non है, congenital. सुन जी लीजिए, सर। आपने सही बोला, ये इंसिडेंटल है, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब जस्ट ए चांस, It is a chance. जी सर। चांस कि उसको डबल डबल बबल का मतलब हो गया तो वहाँ इंटेस्टाइनल में कोई प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर ये चांस हैपनिंग है, तो फिर जी आप सर। ये पूछने की इसमें खास तौर पर जरूरत नहीं कि पास्ट हिस्ट्री में ये तो प्राइमरी है कि था एट्रीजिया कि नहीं, फैमिली में एट्रीजिया है कि नहीं, या ओके, बिकॉज इट्स जस्ट हैपेंस। जी सर। आपको कुछ भी और इसका मतलब सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि इससे जांच, सिर्फ पूछना ये है क्योंकि ये डबल बबल जो है ये अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी डायग्नोज हो सकता है जी सर। कि आपका प्रीवियस अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्या वो नॉर्मल था, क्या उसमें प्रॉब्लम, ये एग्जामिनर को बताता है। आप सोच रहे हैं कि ये डबल बबल तो उसको जब वो 12-14 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी तब भी नजर आ जाना चाहिए था। जी सर। तो यू आर टेलिंग द एग्जामिनर कि, और यू आर अननेसेसरली बाकी वायरल इन्फेक्शंस और ये वो ब्लड ग्रुपिंग वो नहीं शामिल कर रही है इसमें। ठीक है तो सर। रिलेटेड सिर्फ एक सवाल बनता था आपका कि क्या आपका अब 30 वीक्स पे है, पहले जब पहले 3 महीने में या दूसरे 3 महीने में सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था? अगर हुआ जी था, सर। क्या वो नॉर्मल था या उसमें भी था? ठीक है सर। इतना एक सवाल बनता है बस। नंबर 2, उसको है पॉलीहाइड्रेमियस। जी सर। अब पॉलीहाइड्रेमियस यहाँ तो लिंक मैंने कर दिया तो ड्यूडिनम, लेकिन पॉलीहाइड्रेमियस के रिलेटेड आपने सवाल पूछने थे कि पॉलीहाइड्रेमियस पिछली दफा हमने क्लास ली थी, इट कुड बी इम्यूनोलॉजिकल, इट कुड बी नॉन इम्यूनोलॉजिकल। वो सवाल पूछती हैं आप मुझे घुमा फिरा के डायबिटीज 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 और फैमिली और इधर अब उसकी हार्ट डिजीज, उसका अस्थमा, उसका थायराइड डिजीज, उसका ब्लड प्रेशर, आर दे रिलेटेड टू दिस? नो सर। तो यू वेस्टेड योर टाइम, यू वेस्टेड योर टाइम। आप सीधा सीधा कहते हैं कि इन दिस पेशेंट शी इज अ प्राइमरी ग्रेविटा and polyhydramnios and double bubble. Regarding double bubble, I'll inquire whether she had ultrasound in early pregnancy and prior to this, if it was it normal or not? जी सर।
फुल स्टॉप, गल खत्म। और चूंकि ठीक है। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी डायग्नोज होता है डबल बबल, तो पॉलीहाइड्रोमनियोज नहीं होता उस वक्त डेवलप, पॉलीहाइड्रोमनियोज। लेकिन आपका सवाल रेलेवेंट हो गया, रह गया, बिकॉज शी इज हैविंग ए polyhydramnios, most likely the cause could be a duodenal atresia. But I would like to inquire whether it is immunological or non-immunological. उसके रिलेटेड दो एक सवाल हो जाते आपके। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी डायबिटीज फिट होती है इतने सारे सवालों में, तो इसमें डायबिटीज फिट होती है, बाकी तो नहीं। जी सर। जी सर। तो इसलिए फॉर गॉड सेक मैं हर हर क्लास में ये दोहराता हूँ, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस पर फोकस करके हिस्ट्री लीजिए। आप शुरू हो जाते हैं, बाबा जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसकी क्लैरिफिकेशन लीजिए, उसको डायलेट कीजिए। जी सर। अब रह गया जी कि उसको फाइनली नथिंग एल्स एक्सेप्ट दैट शी इज गॉट duodenal atresia। अब 30 वीक्स पे है, उसके आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी, क्या मैनेजमेंट करेंगी, कब डिलीवर करेंगी, ये करके 7 मिनट में आपने पूरा करना था। जी सर। आप हिस्ट्री में 5 मिनट गुम कर दिया, नहीं। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। जी ये सर। है, कोई वजह नहीं निकली, लेकिन duodenal atresia है, पॉलीहाइड्रोमनिया। देन हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? So initially, I will perform her general physical examination. In that, I will calculate her BMI and perform her pie-abdominal examination and assess the symphyzofundal height and correlate with her gestational age. And I will take her fetal heart rate and like a volume assessment. And after that, I will inquire about. Ask about her investigation, including the routine investigation, blood group, CBC, and a random blood sugar level, followed by hepatitis B, C profile, urine RE. In special investigation, I will ask about her HbA1c level and OGTT report, and her ultrasound dating scan and anomaly scan report, and her further this scan report. And in this scan, I will also repeat her scan. आपने आज आस्क नॉर्मली स्कैन, बाबा आपने कहा कि इसी में मैं पूछूंगी, duodenal atresia आखिर अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस है कि were there any other anomalies? Other anomalies, I will check for other anomalies. Any other anomaly? बस ये बोलना है। ठीक सर। एक तरह हो चुका उसका। I will check for any other abnormalities in this anomaly scan. Previous ultrasounds done at what stage and any anomaly in that? जी सर, आप there's no other anomaly. चलो हो गया, आगे चलो, फिर इसको कैसे सर सॉरी, मैंने आपका गेट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि there is no any other abnormality in the anomaly scan. Okay. ये Okay, now I will sympathetically counsel. I will ask the patient to bring her a partner with her or any other reliable family member. Then I will break this news to the couple, and I will sympathetically approach the patient, and I will explain to them that this is the baby have. Narrowing of their part of the intestine, and which is therefore they have more and more collection of the fluid in the of the baby. So I will counsel her if that after the delivery of the baby there is a corrective surgery of this problem, and the baby then start to have normal feeding and will be become normal. But before that, we have to decide what would be the mode of the delivery and the time of the delivery. We will we will follow the time of the delivery by assessing their polyhydramnias. If it is severe polyhydramnias, we have to drain it, and we have to keep this patient till the term 37 weeks. And after after that, we will deliver the baby through normal vaginal delivery.
And after in the delivery, in the normal delivery, we have to prevent it from cord prolapse. And एक मिनट, आप एकदम पहुंच गए नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पे। बाबा, इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है पॉलीहेड्रोनियस, असल में तो आपको उसको हैंडल करना है डिलीवरी तक। जी sir, I will also ask from you that what is the level of the polyhydramnios? सुनने की बात है कि जी सर। ठीक आपने पहला पार्ट कर दिया कि इफ इट इज ओनली डिफरेंट आई विल काउंसल माय पेशेंट एंड हस्बैंड, ये कि ये नॉर्मली इट कैन बी करेक्टेड आफ्टर सर्जरी एंड कोई लॉन्ग टर्म या परमानेंट उसको नहीं होता। और जी सर। जो असल क्लिनिकल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो तो है आपका पॉलीहाइड्रोनियस। आपने लफ्ज किया कि पॉलीहाइड्रोनियस आई विल असेस कि वो उसको कितनी डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है। जी सर। एक्यूट है, मॉडरेट है, लेस है। तो अकॉर्डिंग to the intensity or severity of polyhydramnios, I'll manage her either only by rest or if need be by decompensation, and then according to the intensity and severity of symptoms, I'll decide the time of delivery. पॉलीहाइड्रोनियस ने आपने कह दिया वजाइनल डिलीवरी करूंगी, पॉलीहाइड्रोनियस तो पोजीशन बड़ी बदलती है रैपिडली। जी सर। तो ये कहना है कि अगर वो फैले क्या है, मैं उसको स्टेबल करके ARM करूंगी ताकि हेड नीचे आ जाए। जी सर। तो वो लेबर में जाए, अभी फैले क्या तो फॉरन ब्रीच भी हो गया या ट्रांसफर हो गया, इस तरह की बातें ठीक बोल। सर। ठीक सर। तो मैं आपको क्या नाम फरियाद आपको जी सर। पर आज टेक होम मैसेज फॉर यू इज नंबर 1 कि जो मैंने हिस्ट्री के पार्ट्स बोले उस पे ही गौर करो, पहले उनकी क्लैरिफिकेशन मांगो पेशेंट से। ओके सर। पहले उनकी क्लैरिफिकेशन मांगो पेशेंट से। वो पहला ऊपर था पॉलीहाइड्रोनियस के तुम्हारा पेट एक्सेसिव डिस्टेंशन है, कब से है, आपको कब से डिस्कम्फर्ट है नहीं है, अब सांस चढ़ता है नहीं चढ़ता, और आई विल ग्रेड पॉलीहाइड्रोनियस अकॉर्डिंगली ट्रीट। एक्यूट ठीक। तो हो सकता है डिकम्प्रेशन न्यूसेंटिसिस करना पड़े, तो अगर नहीं है तो सिर्फ साइड पे रेस्ट लेके ठीक हो जाए। अगर उसको सांस चढ़ता है उसके लिए जो भी ये बातें बोलिए। फिर रह गया डबल ओके बबल। सर। डबल बबल के लिए आई लाइक टू exclude any other anomaly if the baby, if this is the only anomaly, then it is incidental, it can happen। और तो वो मैं माँ को काउंसल करूंगी कि जब डिलीवरी होगी बेबी विल नीड इमीडिएट सर्जरी टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और वगैरह इतना सा था। जी सर। आप इतना बोल देती तो वहीं पास हो जाती, आगे जरूरत भी नहीं। जी सर। थैंक यू सर। पीछे से कोई बोला, क्या बोला? नहीं, वैसे सर पॉलीहाइड्रोमनियाज की मैनेजमेंट रिपीट कर दें सर। पॉलीहाइड्रोमनियाज को पेशेंट में कैसे मैनेज करेंगे? assess the degree of polyhydramnios and intensity के उसकी symptoms क्या है, और तो उसके मुताबिक मैं उसको ट्रीट करूँ। If it is causing severe symptoms, मैं रिवर्स ऑर्डर में बोलता हूँ, आप भी ऐसे ही बोलिए, एक्यूट से बोलिए। अगर बहुत severe symptoms है, maybe the patient will need admission, hospitalization, then decompression and close observation। बट इफ इट इज मॉडरेट उसको रेस्ट देंगे साइडवेज और रीशो करेंगे। माइनर है, सही फर्क है, वो तो घर भी जा सकती है। जी सर। सर डिकम्प्रेशन के कौन से मतलब क्या करेंगे उसमें? डिकम्प्रेशन में मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं सर? क्या डिकम्प्रेशन मतलब सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियाज है तो उसमें क्या कैसे डिकम्प्रेस करेंगे? एक्यूट पॉलीहाइड्रोमस का किताब में लिखा हुआ है कि उसको फिर
एमनियोसेंटेसिस करके डीकम्प्रेस करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी फिक्रा लिखा हुआ है उसकी रिलीफ कुछ घंटे रहती है, दिनों के लिए नहीं होती, क्योंकि रिलीफ बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। उसको रिपीटेडली करेंगे तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, रिस्क जी ऑफ। सर। और एक्यूट में जब डीकम्प्रेस करते हैं, रिस्क ऑफ एपीएच का क्या है, एक्सीडेंटल हेमरेज हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस उसकी आनी चाहिए अब। चलो जी, आधा घंटा तो हमने इसी में लगा दिया एक पहले सवाल में। चलो जी, ये मैं सवाल छोड़ता हूँ क्योंकि पिछली दफा पार्टली हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। हु इज द नेक्स्ट? जाकरा है? जी सर, आफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जाकरा आप कहाँ से बोल रही? इस्लामाबाद से सर। जाकरा, आज इस्लामाबाद वाले बड़े जाते। चलो जी, आपका पेशेंट है जाकरा। खुदारा मैं जो कहता हूँ उसको सुन के थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश करो। 2-4 दफा इस्तेमाल करोगी फिर आदत बन जाएगी। पेशेंट एज 30, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1। She comes to you at 20 weeks and उसकी पास हिस्ट्री ये है कि दोनों दफा both babies had neural tube defects। बोलिए। हम। मैं फिर बोल दूं। जी सर। एज 30, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1। इस वक्त 20 वीक्स पे है। पहली दफा आपके पास आई है। उसकी पास ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ये है, दोनों दफा बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, माइलो मेनिंगोसील या एनेनकेफली या कुछ भी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बोलिए। Sir, after mutual introduction, confirming the details given to me, I will complete the remaining biodata like education of the patient, occupation, since how long she is married. एक मिनट, तुम तो डीरेल हो गई हो। ओदी एजुकेशन और हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड का फर्क है? सर, एजुकेशनल स्टेटस इम्पोर्टेंट है कि हम उसको काउंसल जब करेंगे तो उसको समझ आ जाए हमारी बात। एजुकेशन, दो पेशेंट्स हैं, एक एमए पास है, एक अनपढ़ है, उनकी यही हिस्ट्री है। वुड इट मेक एनी डिफरेंस कि एमए पास की वजह कुछ और होगी और अनपढ़ की वजह कुछ होगी, या एमए पास जो है उसकी मैनेजमेंट कुछ और होगी, अनपढ़ की मैनेजमेंट कुछ और होगी? डज इट मैटर? सर, काउंसलिंग के लिए हेल्प कर सकती है एजुकेशन उसकी। कैसे हेल्प कर सकती है? ओनली लैंग्वेज? जी जी ओनली सर। लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ साहब, मैं नहीं तुमसे बात करता। अगली पेशेंट, अगली है जी सादिया नौशहरा है। सादिया है, डर के चुप कर गई। अगर नौशहरे वाली नहीं तो इस्लामाबाद वाली है। सर, मैं जी दोबारा ट्राई सर। करूं? सादिया इस्लामाबाद वाली भी नहीं है। जी जी सर। हेलो। हाँ, आप इस्लामाबाद वाली हैं। जी जी सर। खुदारा खुदारा खुदारा, मेरी गल, आप मेरी क्लास में आते भी हो तो मेरी बात भी नहीं मानते। ये वॉलंटरी क्लास है बाबा, कोई कंपल्शन नहीं है। फिर अगर आप वक्त निकाल के आते हो, कहीं ना कहीं से आप वक्त निकालते हो ना, ड्यूटी से निकाला, घर से निकाला, कहीं से निकाल के आते हो और बाय चॉइस आते हो,
फिर अगर बाई चॉइस आते हो तो कम से कम मेरी बात सुन तो लो ना। अभी अभी मैंने पहली जो थी फरियाल, उसको इतना डांटा, इतना डांटा। और फिर जाकरा आती है, वही बात, एजुकेशन और हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड, व्हाट डज दैट मैटर। सर इसकी जो दोबारा ट्राई करूं? अब सादिया करेगी, दोबारा नहीं करोगी तो मैं बहुत नाराज हो गया हूँ तुमसे, बहुत नाराज हो गया हूँ, क्योंकि इतना अभी अभी लेक्चर दिया है, इतना अभी अभी लेक्चर दिया है, क्यों नहीं सुनते आप मेरी बात? बाबा बात ही तो सुनने के लिए आते हो, कोई आपकी हाजिरी नहीं लगती, कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता आने का। मुझे तो पता भी नहीं, मैं आपकी शक्लें भी नहीं देखता। तो लेकिन अगर आ गए हो तो फिर सुन लो मेरी बात, फिर सुन लो मेरी बात। बात मैंने अभी अभी की, जो डेटा दिया गया पहले उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। उधर आप पहुंचते हो जब आपके 5-6 मिनट पूरे हो चुके थे, फिर आपके पास टाइम नहीं है उनको कवर करने का। सर सॉरी, मैं रिपीट कर दूं सर ये वाला सिनेरियो? तो कौन है, जाकरा है? नो सर, फरियाल। फरियाल नहीं, फरियाल तुम्हारी बारी होगी। अब सादिया को करना है, सादिया इस्लामाबाद से। ओके सर। मैं फिर दोहराता हूँ। A30, जी सर। ग्रेविडा 3, पैरा 1+1 एट 20 वीक्स आपके पास आई पहली दफा। शी गिव्स हिस्ट्री के पिछली 2 प्रेगनेंसीज में दोनों बच्चों के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था। जी सर। सर आप सर स्टार्ट करूं? अब बोलिए आप। After introduction and greeting and confirming the demographic details of my patient, I will ask my patient about any history of date of last menstrual period, and about her whether she was booked any history of investigations and treatment done up till now. I will ask my patient about the history of folic acid intake before pregnancy, previous 3 months, and whether she has continued or not, and about any history of diabetes, and about the history of any diabetes, and history of anti-epileptic drugs intake, and history of cousin marriage, and history of family history of neural tube defects. And then I will ask my patient about the history of एक मिनट, जी सर। मैंने तुम्हें यहीं पे पास कर दिया, तुम्हारे जी नंबर सर। के हैं पास की। जी सर। See the difference. Why have I passed you? Because जितने आपने 1 2 3 4 5 सवाल पूछे, they were without saying, without saying, they are related to neural tube defect. ये जी है, सर। इस वजह से मैंने तुम्हें पास किया। आपने नहीं कहा कि उसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री पास है कि नहीं है। सर वो भी लेने लगी थी। ये वो कहे बगैर आपने कह दिया। आपने कहा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी पूछूंगी, डायबिटीज पूछूंगी, एपिलेप्सी पूछूंगी, तो एपिलेप्सी की दवाई कौन सी ले रही है, वो आपने कहा नहीं था, प्रिज्यूम कि वो जी पूछूंगी। जी सर। फैमिली हिस्ट्री का कजन मैरिज किया, सर ये है, इसमें ये बेस्टी भी आ सकता है? ये है तरीका, विदाउट इवन सेइंग। तभी मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड। अगर वो कहती तो फिर तो मैं कहता था मेरी गल दोहराई जा रही है कि हिस्ट्री ऑफ न्यूरोट्यूब डिफेक्ट बच्चों में वो जो दो थे, क्या था क्या नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बट विदाउट सेइंग शी इज हैज सेड दैट। उसके बाद ये हिस्ट्री लेने के बाद मैं उसको एग्जामिन करूंगी, अल्ट्रासाउंड करूंगी, और अकॉर्डिंगली आई मैंने ऐसे ही पास, ऐसे ही पास, दूर जाने की जरूरत नहीं रहती।
एग्जामिनर शायद ये भी ना पूछता इसको डिलीवर कैसे करोगे बाबा। इसके बाद मैं उसको एग्जामिन करूंगी और फिर अल्ट्रासाउंड में बेबी नॉर्मल है तो क्या करोगे? जाहिर है कि कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी वो, इन स्पाइट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। सर अगर उसमें कोई एनॉमली है फिर हम उसको काउंसल करेंगे, अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे, बस। जी सर सर। आपके पास 2-3 मिनट बच गए, बल्कि एग्जामिनर आपकी तरफ देखेगी, मैं उनकी पूछ रहा हूँ। जी, कोई कुछ बोलना चाहता? थैंक यू सर। सर सर ये इसमें हम पूछेंगे कि एट व्हाट gestation they delivered previous babies and हाँ how जी। they managed outcome of babies। सर इसमें हिस्ट्री में लेंगे? जी वो ये जाहिर है कि मैंने कहा बोथ हैड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब मैंने बोला पैरा 1+1, इसका मतलब एक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डायग्नोसिस हो गया था, वो टर्मिनेट हुई प्रेगनेंसी, और दूसरा जो है वो बच्चा डिलीवर हुआ था, उस वक्त पता चला कि लेट इन प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद। अब दो बहस, आप कहो अगर टाइम बचता तो बहस तो फिर सादिया से ये होती कि पास दो के न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट है, इस वक्त इस बच्चे को क्या चांस है तो उसका, और फिर वो होगा। अब 20 वीक्स पे है, अगर इसको भी न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट है तो फिर आप क्या करोगी? किस तरह टर्मिनेट करोगी प्रेगनेंसी को? अगर वो नॉर्मल है तो फिर क्या नॉर्मल की क्या मैनेजमेंट होगी? मसला ये हो सकता है एग्जामिनर मुश्किल करने के लिए पैरा 1+1 है ना, एक सर्जरी सेक्शन था, फिर यस आपको वो बताना पड़ेगा कि प्रीवियस सेक्शन की बजाय डिलीवरी कैसे मैं करूंगी। वो एक नया, ये टॉपिक से निकल गए, फिर हम यहाँ पास हो गए। वो अगर आप बहुत अच्छा नहीं भी करते फिर आपको फेल नहीं करेगी, क्योंकि सर मेन इसमें टॉपिक। सर अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा तो फिर हम मैकेनिकल इंडक्शन कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं हम मेडिकल भी? देखो जी, प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन के बाद आप इंडक्शन भी कर सकते हैं, और वजाइनल डिलीवरी स्पॉन्टेनियस भी कर सकते हैं, और रिपीट सेक्शन, इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस और व्हेरेवर। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप फंबल भी करें, चूंकि अचानक सेक्शन कितना आ गया है, तो एग्जाम ने काम का आपको फिर वो नर्वस कर देता है, लेकिन सर आपको फेल नहीं करेगा। सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की आउटकम नहीं है सर, सर्वाइवल आउटकम्स? हाँ, सर सर्वाइवल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में जैसे स्पाइना बाइफिडा, उसमें ये सर्वाइवल चांसेस नहीं है बेबी के? एक ये प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है, वो आप पूछिए क्या है, मेनिंगोसील थी तो बच्चा जिंदा है कि नहीं जिंदा, और अगर वो एनेनकेफली हाइड्रोकेफली कुछ इस तरह से था, फिर जाहिर है कि बच्चे का क्या होगा, वो पूछेंगे ना आप। इसमें जो प्रीवियस टू डिफेक्ट थे वो किस लेवल पे थे, कितने थे, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। आफ्टर मेनिंगोसील वाले बच्चे ठीक रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और लेकिन एनएन कैफरी वाले नहीं रहते, हाइड्रो कैफरी वाले भी रहते हैं। वो आउटकम तो पूछोगे आप उनका। और इस वक्त बेबी में क्या कौन से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो इस पे भी डिपेंड करता है सर? हाँ, वो फिर अब क्या डिफेक्ट है उसका यही कहेंगे, व्हाट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मैंने हर तरह का बोल, ऑकल्ट क्या होता है, स्पाइना स्पाइना। बाइफिडा, ऑकल्ट स्पाइना बाइफिडा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे होता है, ऑकल्ट है, छुपा हुआ है, थोड़ा सा ही होता है। और स्पाइना बाइफिडा या फिर उसके साथ मेनिंगोसील हो गई, और फिर ऊपर वाले जो मैंने बोले सर वो डिलीवरी नॉर्मल होती है उसकी? तो यही जहाँ जहाँ तक मेनिंगोसील है उसकी तो अगर डिलीवर करना है तो सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करना वो सॉफ्ट होता है। है, क्योंकि मेनिंगोसील फट जाएगी जब वजाइन डिलीवर करेंगे आप, और फटी तो फिर प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर। यस सर। और प्रोग्नोसिस, स्पेना बायोफिडा भी नॉर्मल या सी सेक्शन से? हाँ जी, नहीं वो तो कर सकते हैं।
क्या? स्पाइना सर पूछ बायोफिडा, रही उसकी नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन मैंने बोला या उसकी? स्पाइना यस बाइफिडा, अगर सिर्फ स्पाइना बाइफिडा है तो ओकल्ट। ऑकल्ट है तो उसको तो जनरल हो सकती है, बल्कि डायग्नोसिस बाद में हो तो। लेकिन अगर बड़ा है और उसमें नर्व्स भी आ रहे हैं जिसको मेनिंगोसील कहते हैं, फिर सेक्शन सेक्शन सर इसमें लेवल भी चेक करते हैं ना कि किस लेवल पे स्पाइना बाइफिडा है, उसकी फिर प्रोग्नोसिस उस पे डिपेंड करती है। आप उस इतनी लंबी बहस में क्यों जाती हो, अपना वक्त जाया करती हो? बस स्पाइना बाइफिडा है तो मैं देखूंगी कि उसको मेनिंगोसील है तो सेक्शन होगा, ठीक है मेनिंगोसील सर। ओकल्ट है तो फिर बुझाएगा ये सर इतना। अगर पेशेंट पूछे कि मुझे न्यूरल डिफेक्ट्स बार बार रिकरेंट हो रहे हैं तो इसके प्रिवेंशन के लिए मुझे बताएं कि मैं क्या करूं या मतलब क्या करना चाहिए? रिकरेंस जो है फाइव उसकी मिलीग्राम के दो के बाद भी, दो न्यूरल 10%। के बाद भी 10% रिस्क है, 100% नहीं है। सर अगर रिकरेंट हो रहे हो तो इसमें हम फिर फैमिली की पेरेंट्स की और जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं, अगर मतलब 2-3? ये मुश्किल से तीसरे सवाल के लिए टाइम है हमारे पास बाबा, जी सर। सर। से रिक्वेस्ट सर। पर बस इतनी से कि जो मैं कहूँ, ये पेशेंट का डेटा, पेशेंट का डेटा, पेशेंट का डेटा कहते कहते मैं थक गया हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। मैं भी वॉलंटियर थी, अभी सही हो गया है। चलो फिर चलो, आप क्या नाम है तुम्हारा? सादिया। और ये हुआ नहीं ना तुम्हारे साथ तो? सर वो चलो नौशेरा वाली है। चलो जी, जी सर। सादिया नौशहरा से बोल रही हो? जी जी सर। जी सर। हमारे घर में पानी तो नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया, शुक्र है। चलो, क्योंकि नौशहरा तो बिल्कुल दरिया के ऊपर, जी जी, नहीं आया सर। लेकिन आपका दरिया काबुल से ज्यादा आता है, जी। इसीलिए नहीं। चले, सादिया नौशहरा वाली, एज 35, यस। ग्रेविडा पैरा 1, जी। बेबी को डाउन सिंड्रोम है। ओके। अब 10 हफ्ते पे प्रेगनेंसी है, आगे को सर काइंडली रिपीट कर लें जरा सिनेरियो। 35, ग्रेविडा 2 पैरा 1, that last baby is Down syndrome. ओके। Now she is 10 weeks pregnant. Comes to you for booking. Okay, so first of all, after a mutual introduction, I will be asking about particular questions. That is the okay. I will be asking about her age is confirmed. She's 35 years old, and I will be asking about history of consanguinity. Is this her husband is her relative or not? And I will be asking about this last obstetric outcome, that when she came to know about the baby is the baby is affected from the Down syndrome, whether any previous scans were done for this baby or not, when was the abnormality detected, and whether she had any and about this pregnancy I'll be asking about any reduced movements, bleeding or pain. And I will also ask about whether any abnormalities in that previous baby, what was the mode of delivery, how was the baby delivered, and how is the baby now, and how are they coping with the situation. And I will also ask about her family history, that are there any relatives with such syndromes and birth defects. Along with that, I will ask about the maternal history, that does she has any diabetes, thyroid disorder, hypertension, or any chronic illnesses. I will also inquire about any fever, rash, or infection to exclude other abnormalities in this baby. And now I will book this patient for the early scan
and which the nuchal translucency will be done for this patient at 11 to 14 weeks. I can also offer a screening test in form of the NIPT, but the definitive diagnosis is only possible by two methods, that is the CVS or amniocentesis, and that is done according to her gestation. बोलते जाइए क्या? जी sir. Okay. Okay, so as she is at 10 weeks, so for now, I will also inquire about whether she has been taking folic acid or not, what dose she is taking, whether that was taken in preconception period, whether she is continuing it or now or not. And along with that, I will manage her like this. I will book her for the I will book for the booking ultrasound at 11 to 14 weeks, and for nuchal translucency and CRL will be done. Then she will be offered anomaly scan at 18 to 20 weeks, and fetal echo will be done as well for the baby. And then the pregnancy, and if like there is the nuchal translucency is more, so then she will be offered invasive testing according to her gestation. Like if she's presenting after, like in the second trimester with a nuchal translucency raised, that is more than 3 mm, then she will be offered amniocentesis. आपको मैंने क्या कहा था पेशी में, कब आई आपके पास? She is now at 10 weeks. So कितना हो गया? वो अभी हो गया? No, अभी के लिए we can offer two things. First of all, ultrasound at. यही देखा ना, आपने गौर नहीं किया कि अब कितनी प्रेगनेंसी है. आप चली गई तो 18 वीक पे क्या होगा, फीटल एको. Yes sir, you are right. Yes sir. Yes. The right point कि अब मैंने क्या करना है 10 हफ्ते. अभी I can offer her CVS. इसलिए आप फेल हो. इतना अच्छा करते करते आप इसी पे फेल हो चुके. आपने 10 हफ्ते पे गौर नहीं किया. Yes sir, you are right. Sir, can I repeat it? तो आप तो फिर हो जाएगा. लेकिन देखा तुम्हें आता था कि डाउन सिंड्रोम में 10 हफ्ते पे पेशेंट आए तो क्या करूंगी. You knew it. All of you know it. मुसीबत यही है कि आप वो जो इन्फॉर्मेशन है उस पर गौर नहीं करते. आप पहुंच गई हो 18 हफ्ते पे, पहुंच गई 24 हफ्ते पे, तो आगे गेट में जा रही. Whereas you have already failed. Failed not because you don't know, because you have not told the examiner कि 10 हफ्ते पे मैं क्या करूंगी. Have you told her? No. No, sir, I have not told, because in a previous history I will offer a diagnostic test. सारा कुछ हो गया, previous history भी हो गई, सब कुछ हो गया. तुम्हें तो 10 हफ्ते पे शुरू करना है. और वो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी का पता है, फिर वो ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, पता नहीं क्या क्या टेस्ट तुम्हें पता है. मुझे तो आते भी नहीं है वो. तुम्हें वो सारे टेस्ट पता है. एग्जामिनर वांटेड टू नो दिस. इसमें पहले कंबाइंड टेस्ट नहीं करवाएंगे? रिकरेंस का रेट तो 1% है, उसके बाद फिर हम डायग्नोस्टिक पे जाएंगे. पहले तो 10 हफ्ते पे है, तो आप वो 12 वीक्स सर जब प्रीवियस हिस्ट्री होती है तो फिर तो हमने डायरेक्टली डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है ना, अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन. वो भी कर लीजिए. करे तो सही ना. यस सर. सर गौर ही नहीं किया. यस सर, सर ये गलती हो गई. और ही नहीं किया है. तो आजकल तो वो NIPT वगैरह वाला पता क्या क्या होता है, और वो सारा आपको पता. Just because you jumped out to 18, 24, 20, तो इसलिए you skip that and आप खुद ही सोचिए, जब आपने ये नहीं बोले एग्जामिनर तो वो बोल. जब उसने दिया है 10 वीक्स
वो बेवकूफ तो नहीं है जिसने 10 वीक्स दिए, देने उसको वो कह देता अभी ये 24 वीक्स पे आई, फिर आप 24 वीक्स से चलते। सी मैं यानी ये बात आज भी ये चौथी पांचवी दफा बाबा जो बताया गया उस पर गौर करो। तुम इतना अच्छा सारा कोई बोल रही थी फिर भी मैंने तुम्हें इंटरप्ट करके कहा तो फिर बिकॉज वो जो एग्जामिनर पूछना चाहता है 10 हफ्ते जानबूझ के उसने दिए हैं, उस पर गौर नहीं किया तुमने, किताब पे चली गई। किताब में ये हुआ है, किताब में वो भी लिखा, तो उन बातों पे गौर हो गया। और यही वजह है कि आपने सबको ही बताया फिर भी मैडम मुझे फेल कर दिया। बाबा क्यों फेल, इस वजह से फेल किया भाई। मेरा ख्याल है मैं पीटर एनोमली से एक दफा फिर करूँ ये। मैं तो बहुत सारे सवाल बनाए थे लेकिन कोई स्केलेटल एनोमली का सवाल, कोई और एनोमलीज बेशुमार एनोमली हो सकती हैं। जैसे आप ब्लड ग्रुपिंग रिलेटेड है, RH रिलेटेड है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। थैलेसीमिया आम आता है, थैलेसीमिया रिलेटेड है सवाल। वो जो बताया जाए ना आपको, डेटा दिया जाए, डेटा दिया जाए, डेटा दिया जाए, पहले उस पर गौर करो, उन सबको कवर करके फिर आगे चलो, फिर आगे चलो। Sir, better to do this CVS at 11 to 13 plus 6 weeks because at 10 weeks there is a high risk of mosaicism and the miscarriage risk. ये आप जो भी है आप कहना चाहती हो 10 वीक्स पे फोकस करके कहो, कहोगी तो सब सिंपली यही कहोगे कि जी ये पहले आपका सवाल नहीं कहते मुझे का कि जी मैं 10 वीक्स पे है तो 12 वीक्स पे इसका अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी न्यूक्लियर ट्रांसफर सेंसिटिव। उसने ब्लड टेस्ट अभी नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, मैं उसको भी पास कर दूंगा कि उसको पता है कि क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है। फिर वो तो बाकी सब आपको आता है, ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, अगर ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये होगा तो ये करूंगी, आता सब कुछ है लेकिन उसकी लोकेशन, उसका कहना कब है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। सर इस पेशेंट को तो हम सीवीएस ऑफर करेंगे ना, कोरोनिक विलर सैंपलिंग डायरेक्ट, क्योंकि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है। चूंकि इसकी हिस्ट्री है और इसका रिस्क भी जो है तो वो 21 का ट्राइसोमी का रिपीट होने का रिस्क इसमें 1% हो जाता है। 1% इज ए वेरी हाई रिस्क। यस सर। तो 100% नहीं है, 1% है। तो लेकिन फिर भी आप उसका अगर हो सके तो एनआईपीटी के नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग तो वो करवाइए। और फिर आप उसका जहाँ रखे, इस वक्त तो मतलब ब्लड पे ही करेंगे या मतलब तो, लेकिन अगर आगे चला जाए तो फिर मतलब ब्लड पे वो ट्रिपल टेस्ट क्वाड्रुपल टेस्ट करेंगे। फिर उससे भी आगे बात चली जाए तो फिर इसकी तो वो क्रोमोसोमल टेस्ट करवा लेंगे, फोटोसिंथेसिस से करवा लेंगे या कुछ कर लेंगे। ये लाइन आपको लेनी चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो कोई बात नहीं। सर आगे की मैनेजमेंट कैसे लेके जाएंगे सर, वो भी थोड़ा ओवरव्यू में बता दें। अगर हाँ, यही पेशेंट, सर आगे की मैनेजमेंट पेशेंट की कैसे लेके जाएंगे वो 10 वीक पे? तो डिपेंड अपॉन, फिर आप प्रिज्यूम करेंगी कि ये अब नॉर्मल बेबी है। पहली प्रिजम्पशन आपको ये करनी चाहिए क्योंकि 1% इसका मतलब 99% बेबी नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तो मैं उसको काउंसल करूंगी और प्रेगनेंसी को क्लोजली मॉनिटर करूंगी। और मैंने नहीं बताया प्रीवियस पैरा 1 जो है वो कैसे हुई डिलीवर। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो ये करूंगी, प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी है तो ये करूंगी। हाँ अलबत्ता ये नॉर्मल के अलावा अगर कोई अब नॉर्मलिटी आ गई फिर माँ को काउंसल करेंगे, क्या करेंगे उसकी कंसल्टेशन के बाद मोड ऑफ डिलीवरी का फैसला करेंगे या उसकी वायबिलिटी का फैसला करेंगे, वो सारी बातें। लेकिन मैं तो अब ये मुझे बताइए
कि इस केस हिस्ट्री में मैंने आपको सिर्फ ये 2-3 बातें बताई। A35 ग्रेविडा 2 पैरा 1 डाउन सिंड्रोम, नाउ 30 वीक्स पे, नाउ 10 वीक्स पे। ये क्या मैंने मुश्किल सवाल बनाया था आपके लिए? नो सर। ये इससे आसान तो हो नहीं सकता आपके लिए, प्रोवाइडेड यू हैड स्ट्रक। यस सर। सर इस दफा भी अगर उनका डाउन सिंड्रोम आ गया तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, मतलब पेशेंट को? तो फिर काउंसल करेंगे, 10 वीक्स में है, काउंसल करेंगे। अगर वो कहते हैं हम नहीं चाहिए, टर्मिनेट करेंगे। अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है, आपको कोई हक नहीं है ये फैसला सुनाने का कि नहीं ये तो आप डिलीवर करो, इसको पुट अप करो। जिसका एक बच्चा डाउन होता है उससे जाके पूछ लो, वो उसकी सारी उम्र की कैद हो जाती है माँ, सारी उम्र की कैद है वो। सर प्रिवेंशन के लिए फिर क्या ऑप्शंस देंगे पेशेंट को? पेशेंट कहे कि मुझे फिर से यही डाउन सिंड्रोम हुआ है, नेक्स्ट टाइम ना हो। टर्मिनेट करो, 10 वीक्स में है, टर्मिनेट। सर नेक्स्ट टाइम के लिए ऑप्शंस, पेशेंट कहे कि मुझे नेक्स्ट टाइम ना हो ये डाउन सिंड्रोम, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस देंगे? ये PGT करवाए, फिर IVF ICSI एम्ब्रियोज का टेस्ट हो जाएगा कि किसमें ट्राइसोमी 21 है कि नहीं। जिसमें नहीं होगी वो डाल देंगे, वो डाउन सिंड्रोम नहीं होगी। सर काज को रूल आउट करने के लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर? काज को रूल आउट करने के लिए क्रोमोसोमल बताया था आपने, और कॉज जो है, जो जेनेटिक स्टडी है सारी बॉडी की, वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, वो आमतौर पर नहीं की जाती। फोकस के ट्राइसोमी 21 है कि नहीं है, जाहिर है कि पेरेंट्स को तो नहीं है। अगर होती तो पेरेंट्स डाउन डाउन वाले होते तो। लेकिन ये जो क्रोमोसोमल स्टडीज है, ये PGT कहलाती है, प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग। और ये IVF ICSI प्रोग्राम में होती है। जब एम्ब्रियो बन जाते हैं, हर एम्ब्रियो की एक बायोप्सी ले ली जाती है, एक सेल निकाल लिया जाता है, उसके ट्राइसोमी देख लेती जाती है किसी में है कि नहीं है। जिसमें नहीं है वो ठीक है, एम्ब्रियो को डाल। चले 10 मिनट ऊपर हो गए आज की क्लास। मेरा ख्याल है अगली दफा भी हम यही करेंगे, जी सर। क्योंकि सर यही कर लेते हैं। क्योंकि थैंक यू सर। नॉर्मली काफी फ्रीक्वेंटली आती हैं, इम्तिहान में भी आ जाती है, ताकि आप फ्लुएंट हो। मतलब जी सर। थैलासीमिया में अच्छी तरह, चूंकि थैलासीमिया बड़ा कॉमन है, तो पेशेंट को है या किसी को है, बच्चे को है थैलासीमिया, माइनर है मेजर है क्या है, वो सारी बात पढ़ के आइए। और इसी तरह दूसरे भी ये हमने ट्राइसोमी 21 तो कर लिया आज, और इससे पहले क्या किया था? सर नॉन इम्यून हाइड्रोप्स, नॉन इम्यून हाइड्रोप्स अनोमली में सर हाइड्रोपिटालिस। चलो RH में लिखा है, करेंगे वो भी कर लेंगे। लेकिन ये spend 2-3 classes on around these topics. चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो तो मच सर। अब आज का फिर मैसेज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। 1 मिनट जो मैं इंफॉर्मेशन, उस पे पहले आपने गौर करना है, आधा मिनट 1 मिनट लगाना है। यू विल ठीक है नॉट सर। टाइम। और जितने सर पॉइंट्स, नेक्स्ट मंथ प्रजेंट करोगे? सबसे पहले उनकी क्लैरिफिकेशन पूछनी है, मांगनी है, क्योंकि बीच में ही पूछेंगे तो भूल जाती हैं आप। खुदा हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज सर, सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।